नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सैलरी क्लास लोगों को क्या चाहिए वित्त मंत्री से, या उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस आम बजट से। दरअसल इनकम टैक्स में छूट चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आजीविका के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, उस लिहाज से 2.5 लाख की छूट बेहद कम है। इसे बढ़ाकर 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख किया जाए, ये मांग है। इसके अलावा जो एजुकेशनल अलाउंस है या मेडिकल रिएम्बर्समेंट है, यहां तक कि एटीसी को भी लेकर लोगों का कहना है कि सब कुछ एटीसी के दायरे में डाल दिया गया है। कुछ चीजों को बाहर निकाला जाए या फिर एटीसी का भी दायरा बढ़ाया जाए। इन सब के बीच में कुछ और है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी आने के बाद आम उपभोक्ता के लिए जीएसटी किस तरह से फायदेमंद रहेगा। ये सारी बातें करेंगे आज। सुनिए वित्त मंत्री जी में, और मेरे साथ स्टूडियो पे चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान, मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट विपिन गर्ग साहब, बिमल जैन साहब चेयरमैन टैक्स कमेटी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, और वेद जैन साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है वित्त मंत्री से। थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस कम हो जाना चाहिए। अब आप दूध को ही देख लीजिए, दूध के दाम बढ़ गए। बोला गया था कि पेट्रोल और डीजल का दाम कम होगा तो वो घट जाएगा, पर वो तो कम हो गया, पर ये कम नहीं हुए। से जो हमारी उम्मीद है और सरकार से जो उम्मीद है कि ऐसा बजट होना चाहिए कि आम आदमी, हमारे आपके जैसे लोगों को जो लास्ट बेनिफिट है वो बेनिफिट डिलीवर होना चाहिए। बाकी टैक्स की बातें, बड़ी बड़ी बातें, वो सब तो सारी कुछ होती रहती है। वित्त मंत्री से हमें उम्मीद है कि ये पर्सनल टैक्स एग्जेम्पशन तो उसको एटलीस्ट 5 लाख के वहां पर कर देना चाहिए, और ऊपर से मोर ऑफ जॉब क्रिएशन रादर दैन ऑन टॉक्स। उसके लिए सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको जो रेगुलर जॉब सीकर्स हैं, जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए प्रोवाइड करें। अगर हम एक नजर इनकम टैक्स स्लैब पे डालते हैं, जिसपे कि बदलाव की बात हर ओर से उठाई दे रही है, क्योंकि लोगों का कहना अगर बचत होनी है, खर्चा बढ़ रहा है, तो 2.5 लाख तक का अब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसी 2.5 लाख को बढ़ा के कहा यह जा रहा है या 3 लाख किया जाए, 4 लाख किया जाए। अगर हम डायरेक्ट टैक्स कोड की बात करें तो उस पर तो 5 लाख करने की बात की थी, जिसकी सिफारिश खुद यशवंत सिन्हा ने की थी, जो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से 1 करोड़ तक 30%, और जब आपकी आमदनी 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो आप 30% से, और उसमें सरचार्ज भी देते हैं। अगर हम बात करें मेडिकल अलाउंस की, हालांकि मैं इसको कहूंगा रिएम्बर्समेंट, लेकिन उससे पहले हम एजुकेशन की स्थिति जरा आपको बता दें। आप सोचिए, आज शिक्षा का खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया है, हम एक बच्चे पर शिक्षा भत्ते पर हर महीने 100 रुपए की छूट देते हैं, और अगर 2 बच्चों पर शिक्षा भत्ते में अधिकतम छूट हो तो 200 रुपए की छूट देते हैं। आप सोचिए, आज के दिन में 100 और 200 रुपए की छूट से क्या हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, या फिर केजी में हो या कॉलेज में हो, नियम यही लागू होता है। तो वित्त मंत्री जो कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तो इस बार टैक्स को लेकर, खासकर डायरेक्ट टैक्स को लेकर, पर्सनल टैक्स को लेकर, इन अलाउंसेस को लेकर वो कितना प्रैक्टिकल होते हैं। आज स्वास्थ्य में एक आम आदमी का ज्यादा खर्च हो रहा है, यानी 80% लोग अपनी जेब से दवाओं पे खर्च करते हैं। मेडिकल रिएम्बर्समेंट में 15,000 की छूट है। आप सोचिए, 1997-98 में ये छूट दी गई थी, 18 साल के बाद भी इस रेट को बदला नहीं गया है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि जिस तरह से स्वास्थ्य में बेतहाशा खर्च बढ़ रहा है, यहां कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए। वेद जैन साहब, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कम से कम इनकम टैक्स स्लैब को लेकर? क्योंकि मैं सुन रहा था रेवेन्यू सेक्रेटरी को, उनका कहना है कि साहब अगर हम इस स्लैब को बढ़ाते हैं तो कई लोग इस स्लैब के दायरे से बाहर हो जाएंगे, जिससे कि नुकसान होगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि स्लैब तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे अगर महंगाई की दर को ध्यान में रखेंगे। जब पिछले साल में 2,50,000 रुपए की छूट थी और 10% की महंगाई बढ़ती है, तो जो नागरिक आज की डेट में 2,50,000 रुपए कमा रहा है, तो उसको ये कहा जाए कि टैक्स दिया जाए, वो ठीक नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन से लिंक करना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन से अगर हम लिंक करते हैं तो इस वर्ष में 2,75,000 रुपए की छूट बनानी पड़ेगी। इसी तरह से जो आपने वेरियस अलाउंसेस की जो बात की है, कि जो मेडिकल रिइंबर्समेंट की बात करें या एजुकेशन अलाउंस की बात करें, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि इसको भी इन्फ्लेशन से लिंक किया जाए। और ये छूट उस समय दी गई थी, अगर उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स और आज का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को कंपेयर कर लिया जाए तो इन सब के लिए बहुत भारी इंक्रीज करने की जरूरत है। मेडिकल रिइंबर्समेंट जो 15,000 रुपए की है, उसको बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की जरूरत है।
एजुकेशन अलाउंस जो 100 रुपए महीना पर चाइल्ड दिया जाता है उसको बढ़ा के 1000 रुपए मिनिमम पर चाइल्ड करने की जरूरत है। इसी तरह से जो हॉस्टल का अलाउंस होता है उसको वो जो 300 रुपए पर मंथ है उसको भी 3000 रुपए करने की जरूरत है। तो ये सभी जो छूट हैं इसको ईयरली बेसिस पे अगर वित्त मंत्री एक घोषणा कर दें कि ये इन्फ्लेशन से लिंक कर दी जाएंगी तो ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आप कह रहे हैं अगर इन्फ्लेशन से ही इसको लिंक कर दिया जाए, और जब विपिन गर्ग साहब आखिर इन्फ्लेशन से लिंक करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जब बढ़ाई गई थी तो खुद वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल में जवाब देते हुए कहा साहब हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जिस तरह से हम मेडिकल रिएम्बर्समेंट की बात कर रहे हैं उसी तरह से हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी 800 रुपए न जाने कितने साल दर साल चल रहा था। आपको क्या लगता है कि वाकई ये सरकार प्रैक्टिकल होगी और इस बार बदलाव देखने को मिलेंगे? सर, इसमें मेरा कहना यह है कि जहां तक ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात है, एक सैलरीड क्लास हमेशा ये शिकायत करता है कि हमारे से टैक्स लिया जाता है, हम ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, हमारे पास कोई एडजस्टमेंट का तरीका नहीं है जी। और बिजनेसमैन जितने चाहे एक्सपेंडिचर अपने P&L में बुक करता है। ये एक सैलरीड क्लास की एक आम शिकायत रहती है विज़ बिजनेसमैन। अब आप अंदाज लगाइए कि एक आदमी जो जॉब करता है उसका भी कुछ खर्चा होता है, उसका फोन का खर्चा होता है, वो गाड़ी से जाता है और ड्राइवर भी रखता है, उसका भी खर्चा होता है। एक जमाने में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती थी, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन खत्म कर दी गई। लॉजिक तो यही है कि आपकी नेट इनकम को टैक्स किया जाए, जो वास्तव में आपके घर में आमदनी आ रही है उस पर सरकार को टैक्स लेने का अधिकार है। ये जो ग्रॉस इनकम पर टैक्स लग रहा है इसको प्रैक्टिकली वित्त मंत्री को देखना चाहिए। तो मेजर साहब कह रहे हैं कि 2,75,000 भी कर देंगे तब भी लोगों को थोड़ा सा संतोष मिलेगा। आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है मिनिमम 3 लाख तो होना ही चाहिए साहब आज के महंगाई खर्चे को देखते हुए? सर, आज के जमाने में कम से कम 3 होना चाहिए। ये हमेशा एक्सपेक्टेशन दी जाती है कि ये कहीं ना कहीं थोड़े समय में पहुंच के 5 लाख होगा। अब हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि ये लोग 2.5 लाख को 5 लाख कर देंगे, लेकिन 2.5 से 3 तो करना चाहिए और एक इंडिकेशन भी देना। मैं एक और उदाहरण देता हूं बिमल जैन साहब, जो एक कॉर्पोरेट टैक्स जो अगले 4 साल में आप रेशनलाइज करके 25% तक लेके आएंगे 30% से, और जितने एग्जाम्पशंस आप देते हैं वो धीरे धीरे कर कम करेंगे। ये जो है ये डायरेक्ट टैक्स कोड से लिया गया था, ये डायरेक्ट टैक्स कोड की सिफारिश थी। अब मान लीजिए उसी डायरेक्ट टैक्स कोड की मैं बात करूं जिसको वित्त मंत्री ने जिसका हवाला दिया, उसमें कहा गया है कि साहब पर्सनल इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो आप 2.5 से आज 5 लाख कर दीजिए। तो साहब इसमें क्या दिक्कत है बिमल जैन साहब? देखिए 5 लाख करना जरूरी है। अगर आज आप इन्फ्लेशन देखें, इन्फ्लेशन जिस 10% की दर से बढ़ रहा है, अगर आप थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन नहीं बढ़ाएंगे, आप सोचिए 2.5 लाख की एग्जम्पशन यानी पर मंथ 20,000 रुपए, यानी 20,000 रुपए आप कुल एग्जम्पशन दे रहे हैं। इसको कम से कम 4 लाख होना बहुत जरूरी है। आई डू एग्री कि एग्जम्पशन बढ़ाने से थोड़े से टैक्स पे कमी आएगी, बट ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा अगर टैक्स सिंप्लिसिटी आएगी तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। ओनली थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन बढ़ाने से टैक्स कम होगा ये कहना गलत है। हमें देखना पड़ेगा टैक्स सिंप्लीफिकेशन भी साथ साथ होना चाहिए जिससे टैक्स का कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बढ़े और हमें स्कोप मिले कि हम एग्जम्पशन बढ़ा सके। बिल्कुल, और टैक्स का टॉर्चर जो आम आदमी झेल रहा, खासकर सैलरीड क्लास। वेद जैन साहब, आपने कहा कि साहब 2,75,000 तक तो कम से कम कर ही देना चाहिए। आपने ये भी कहा कि एक बार इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि अगर आप जैसे मान लीजिए आपने हर चीज, मैं थोड़ी देर में इसकी चर्चा भी करूंगा, आपने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम शुरू किया, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी आपने अच्छी स्कीम की शुरुआत की साहब, उसको तो आप 80C के दायरे के बाहर कर सकते थे तो ज्यादातर लोग उसकी ओर आकर्षित होते। नहीं, इसको बाहर करने में देखिए ना, सरकार जो लॉन्ग टर्म सेविंग की एक पॉलिसी बनाती है उसमें एक वेरियस ऑप्शन देती है। प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन दिया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का ऑप्शन दिया, आपको हाउसिंग लोन का ऑप्शन दिया, उसी में इस ऑप्शन को जोड़ा गया है। देखिए अल्टीमेटली सरकार का भी एक ऑब्जेक्टिव है टैक्स कलेक्ट करने का। जो अभी आप डिबेट कर रहे थे कि भाई छूट बढ़ाने से शायद कुछ लोग टैक्स पेयर बाहर निकल जाएंगे टैक्स से, तो ये मान के चलना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि छूट बढ़ाने से उनका राइट नहीं है। सरकार का राइट है टैक्स पेयर बढ़ाने का, लेकिन सरकार का यह भी दायित्व है कि टैक्स उसी से लिया जाए जिसके ऊपर टैक्स बनता है। अगर आज की डेट में जिसे हम सब्सिस्टेंस अलाउंस कहते हैं, ये मानते हैं कि 2.5 लाख था पिछले साल में और वो महंगाई बढ़ के आपके 275 हो गया, तो आपको उनको टैक्स दायरे से बाहर करना पड़ेगा। और अभी भी अगर आपको ज्यादा चिंता है और आप स्लैब बढ़ाने की, जैसे आप कह रहे थे डायरेक्ट टैक्स कोड में बात हो रही है, तो आप एक स्लैब नया क्रिएट कर दीजिए 5% का, उससे भी एक राहत मिल जाएगी और आपके टैक्स पेयर भी कम नहीं होंगे। विपिन गर्ग साहब, एक बात और है, आप जानते हैं कि हाउसिंग टू ऑल 2022 ये सरकार का सपना है।
जब 75 साल आजादी के पूरे होंगे, हम इस देश में अमृत महोत्सव मनाएंगे। साहब, ये जब तक आप लोगों को प्रेरित नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हें छूट नहीं देंगे, एग्जाम्पशन नहीं देंगे, लोग घर खरीदने की ओर प्रेरित कहां से होंगे? कोई भी व्यक्ति क्या इस देश में बिना लोन लिए घर खरीद सकता है क्या? इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और इस तरफ सरकार को ये देखना होगा कि आज 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन सरकार देती है। अगर आप सस्ता ब्याज दर मानो 10% का, तो इसका मतलब 20 लाख का लोन कोई अवेल कर रहा है और उस पर एवरेज 10% ब्याज लगता है, तो वो 2 लाख अवेल कर पाता है जी। आज 20 लाख के लोन मार्जिन मनी जोड़ दिए 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपए में एक मेट्रो सिटी में, गुड़गांव में, दिल्ली में कौन सा घर मिलता है? अफोर्डेबल हाउसिंग की भी आप बात करो, किसी भी प्राइवेट बिल्डर की बात करो, 25 लाख रुपए में तो आपको 1 रूम सेट भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक बात बिमल जैन साहब, सर्विस टैक्स को लेकर भी हो रही थी, पिछले आज थोड़ा नाराजगी थी 12% से क्यों बढ़ाया, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार भी ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जीएसटी लागू करने से एट पार आप उस रेट को लेकर जाएंगे, तो इससे तो उपभोक्ताओं को और ज्यादा नुकसान होगा, यानी ज्यादा पैसा देना होगा। आपका कहना सही है। इस बार ऐसा सुना जा रहा है कि सर्विस टैक्स के रेट 16% हो जाएंगे। आज की डेट में 14.5% लगते हैं। अगर सर्विस टैक्स के रेट 16% ने कर दिए, जो ये कह रहे हैं टुवर्ड्स जीएसटी, तो जितनी सर्विसेज उपभोक्ता यूज करता है उसके लिए प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आप किसी भी सर्विसेज की बात कीजिए जिसको आप कंज्यूम करते हैं, सर्विस टैक्स अगर 16% लगेगा तो कॉस्ट प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मुझे लगता है जीडीपी ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ की, वो कहां से आएगी? लोग जो कंज्यूम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं प्राइसेस कम हो, तब कंज्यूम करेंगे। अगर आप रेट बढ़ाएंगे तो आपको ये अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं मिलेंगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि रेट बढ़ाने की बजाय हम बेस को बढ़ाएं और सिंप्लीफिकेशन लेके आए, जिससे टैक्स बढ़े। रेट बढ़ाने की बात तब करें जब हमें यह लगे कि हमारा बेस सिंपल हो गया है, लोग स्यू मोटो आ रहे हैं और वो टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन रेट बढ़ा के इसका हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे। यहाँ तो आदमी डबल टैक्सेशन की मार सहता है। ऑफ कोर्स सहता है। आज देखिए, आप एसी रेस्टोरेंट में जाइए, एक बर्गर आप खरीदते हैं, 30 रुपए के बर्गर के ऊपर आप पूरा वैट पे कर रहे होते हैं, 30 रुपए के 40% के ऊपर आप सर्विस टैक्स पे कर रहे होते हैं, यानी 30 रुपए के एक बर्गर के ऊपर वैट भी लग गया और सर्विस टैक्स भी लग गया। डबल टैक्सेशन क्यों लग रहा है? आज की डेट में आप सेंट्रल स्टेट की फाइट है कि सेंट्रल सर्विस टैक्स कलेक्ट करेगी, स्टेट वैट कलेक्ट करेगी, बट एज ए कंज्यूमर वो तो डबल टैक्स पे कर रहा है। प्राइसेस भी बढ़ गए। ये दोहरी मार से मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस देश में जीएसटी लागू करने की लंबे समय से चर्चा चल रही है, और अगर जीएसटी लागू होता है तो वाकई क्या देश में इनडायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा? उपभोक्ता को इससे कितना फायदा होगा? सरकार को फायदा होगा? इकोनॉमी को फायदा होगा? हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता की, उसे कितना फायदा होगा? साथ में एटीसी के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इसकी भी लिमिट बढ़ाने की बात की जा रही है, और कम से कम जो देश का सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है सरकार के लिए, वो बड़ी अपेक्षा रखता है इस बजट से। हम जल्द हासिल होते हैं। वित्त मंत्री जी, आप आम लोगों की बात सुन रहे हैं ना, एटीसी का दायरा भी आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि आपने एटीसी में अगर हम नजर डालें, आपने 1.5 लाख तक के निवेश की बात कही है, 2 लाख उसे किया है, लेकिन पीएफ, एनएससी, एलआईसी, ईएलएसएस, पीपीएफ, आप सब चीजों को 1.5 लाख के दायरे में लाए हैं। जो आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी प्रोग्राम शुरू किया, उसको भी आप 1.5 लाख रुपए के दायरे में लेकर आए हैं। तो सवाल यह है कि इस 1.5 लाख को आपको बढ़ाकर 2 लाख करना चाहिए, ताकि लोगों के पास सेविंग के लिए कुछ और पैसा बचे। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर को एटीसी के दायरे में लाया गया है, और इस बार सैलरीड क्लास की उम्मीद है कि इस 1.5 लाख को आप ऊपर उठाएं। हाउसिंग लोन, प्रिंसिपल अमाउंट, बच्चों का ट्यूशन फीस, सब कुछ 1.5 लाख के दायरे में है। तो आप सोचिए लोगों के पास बचत के मौके कहां पर है। विपिन गर्ग साहब, ये अच्छी बात की है, और सरकार का भी ये कहना है कि साहब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है इस देश का, वो कहीं ना कहीं इस देश की ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर आप ग्रोथ डबल डिजिट का सपना देख रहे हैं, तो आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को खत्म करना होगा। क्या कर सकते हैं कि एटीसी एक बास्केट है, जो इन्वेस्टमेंट बास्केट है। इसका पर्पस सरकार का हमेशा ये है कि सेविंग बढ़ाई जा सके। इसी बास्केट के अंदर सब बास्केट क्रिएट की जा सकती है, जिसमें कहा जाए कि 50,000 रुपया एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए देते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का प्रोविजन है, जहां पर कैपिटल गेन किसी को होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में लगाते हैं तो उसका कैपिटल गेन बच जाता है, उस दायरे को बढ़ाया जा सकता है। चलिए, एक आपके माध्यम से एक एनोमली में बताना चाहता हूँ। हाँ। हाउसिंग सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में हम आज जानते हैं कि कोई भी अपना घर खुद नहीं बना रहा, सब लोग बिल्डर का घर खरीद रहे हैं।
और ये भी सबको मालूम है कि बिल्डर 3 साल के अंदर पोजीशन नहीं देता, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल लग रहे हैं। हमारे यहाँ इनकम टैक्स लॉ में एक प्रोविजन है कि अगर 3 साल की आपने लोन लिया और 3 साल के अंदर आपको पोजीशन नहीं मिला तो वो जो 1.5 लाख और 2 लाख की लिमिट होती है वो 30,000 रह जाती है। हाँ। और ये तो प्रैक्टिकल है, सबको दिखाई दे रहा है कि 3 साल में पोजीशन नहीं मिलता। हाँ। इसी तरीके से कैपिटल गेन में प्रोविजन है कि आप कोई प्रॉपर्टी बेचें और नया फ्लैट खरीदें तो उसमें भी ये कंडीशन है कि 3 साल के अंदर मिल जाना चाहिए, तब छूट मिलती है। अब वो 3 साल के अंदर तो प्रैक्टिकल ही नहीं मिल रहा, तो उसको सरकार को जरूर प्रैक्टिकल होते हुए ये ध्यान रखते हुए कि 3 साल में पोजीशन नहीं मिला करता, कम से कम इतना प्रोविजन करें कि जहां पर इन्वेस्टर का कोई डिफॉल्ट नहीं है वहां पर वो पीरियड प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होना चाहिए। बिल्कुल, उसको बाहर नहीं करना। विमल जैन साहब, जीएसटी लागू होने के बाद आम उपभोक्ताओं को समझाने के नजरिए से उपभोक्ता को क्या कुछ फायदा होगा? ऑफ कोर्स होगा। इवन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है अगर जीएसटी आएगा तो देयर विल बी इंक्रीमेंटल 2% जीडीपी ग्रोथ। विमल जैन साहब, बहुत 10 सेकंड में आप चाहेंगे ऐसे 2 काम जो वित्त मंत्री जरूर करें इस बजट में? मैं ये चाहूंगा, 1 मिनट जी विमल जैन साहब। मैं चाहूंगा कि वो सर्विस टैक्स के रेट ना बढ़ाएं बल्कि सिंप्लीफिकेशन की ओर ध्यान दें और सर्विस टैक्स के थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन जो 10 लाख रुपए की है उसको जरूर 25 लाख करें। ओके, वेद जैन साहब, आप 2 जो बातें जो चाहेंगे वित्त मंत्री करें इस बजट में? मेरे तो एक मेन सुझाव है, वित्त मंत्री इस बजट में ये इंश्योर करें कि टैक्स पेयर को एक नेशन एसेट माना जाए और टैक्स पेयर को जो सरकारी नजरिया देखता है टैक्स एवेडर, उससे बचाया जाए। गर्ग साहब? तो मैं थोड़ा हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि हम सैलरीड एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। सैलरीड एम्प्लॉय नौकरी करता कहां है? बिजनेस में करता है। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है उसके लिए वित्त मंत्री साहब कुछ करें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल के स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचे, उसके स्टेट गवर्नमेंट को या तो इंसेंटिव दें और जो ना करे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको कोई पेनल्टी दें, तब बिजनेस बढ़ेगा। और बिजनेस बढ़ेगा तो एक समय था जब लोगों की सैलरी हर साल अच्छी बढ़ती थी, अच्छे पैकेज मिलते थे, वो दौर वापस आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुनिए वित्त मंत्री जी, में हमने बात की सैलरीड क्लास की क्या अपेक्षाएं हैं, वित्त मंत्री क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए। हालांकि उनके पास विकल्प बहुत हैं, लेकिन देखना यह है कि 29 फरवरी को जब वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा तो आम आदमी के लिए, सैलरीड क्लास के लिए उसमें क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।